नमस्ते भाई सभी को। मैं तुषार शर्मा और मेडी साइंस पर आप सबका स्वागत है। आज हम 10th क्लास का एक और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि लाइफ प्रोसेसेस होती क्या है। लाइफ प्रोसेसेस ऐसी प्रोसेस होती हैं जिनके बिना एक ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रह सकता, लिविंग नहीं रह सकता। जैसे कि डाइजेशन, बिना डाइजेशन किए ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं रह सकते। दूसरा, रेस्पायरेशन, बिना रेस्पायरेशन किए ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं रह सकते। सर्कुलेशन, अगर ब्लड और लिक्विड्स सर्कुलेट करना बंद कर दे बॉडी में तो भी ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं रह सकते। एक्सक्रीशन, अगर बॉडी से वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट न किया जाए, बाहर न निकाला जाए, तो भी ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं रह सकते। इसीलिए इन सभी प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं, जो लाइफ के लिए जरूरी है। ये सारी प्रोसेस लाइफ के लिए जरूरी है, इसीलिए इन्हें लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन है ऑल द प्रोसेसेस विच टुगेदर कीप ऑर्गेनिजम्स अलाइव। ऐसी सारी प्रोसेसेस जो मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म को जीवित बनाए रखने में मदद करती है, लिविंग बनाए रखने में मदद करती है, उन्हें हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। हमें इस चैप्टर में सबसे पहले जो पढ़ना है, जो टॉपिक पढ़ना है वो है न्यूट्रिशन। हमें सबसे पहले न्यूट्रिशन को बारे में पढ़ना है। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करता है, उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड। अब न्यूट्रिशन प्लांट्स में अलग तरीके का है और एनिमल्स में अलग तरीके का है। प्लांट्स ऑटोट्रोप्स होते हैं और एनिमल्स हेट्रोट्रोप्स होते हैं। ऑटोट्रोप्स का मतलब होता है कि ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये खाना खुद बना सकते हैं। और हेट्रोट्रोप्स ऑटोट्रोप्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं या कोई दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। तो न्यूट्रिशन प्लांट्स में अलग और एनिमल्स में अलग। अब अगला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के दो मोड होते हैं, एक ऑटोट्रोपिक और एक हेट्रोट्रोपिक। अगला मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये दो अलग अलग होते हैं। एक होता है ऑटोट्रोपिक और एक होता है हेट्रोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक की बात करें तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर प्लांट्स सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की मदद से ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं न्यूट्रिशन इन विच सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल is used to prepare organic food। इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं, ऐसी प्रोसेस को हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से कार्बोहाइड्रेट्स बनाने में सफल होते हैं, जिसे हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का नाम देते हैं। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रोप्स for their
फूड सप्लाई। हेट्रोट्रोप्स, ऑटोट्रोप्स, हेट्रोट्रोप्स ऑटोट्रोप्स पर डिपेंड होते हैं अपनी फूड सप्लाई के लिए। ऑटोट्रोप्स ने खुद का खाना खुद बनाया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदला, अपना खाना खुद बनाया। और हेट्रोट्रोप्स ने क्या किया, उन ऑटोट्रोप्स को ही खा करके अपना फूड ऑब्टेन कर लिया। इन्हें कहते हैं हेट्रोट्रोप्स, ऑटोट्रोप्स और हेट्रोट्रोप्स। इसके बाद हमें एक एक करके ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन को डिटेल में पढ़ना है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को अब हम डिटेल में समझने का काम करते हैं। अगला टॉपिक है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में हमें याद रखना है कि ऑटोट्रोप्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का मदद लेकर के, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की मदद लेकर के ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाने में सफल रहते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन अब हमें पढ़ना है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑटोट्रोप्स यूज करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल का। अब सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या क्या हो सकता है, CO2 हो सकता है, H2O हो सकता है। ऑटोट्रोप्स ने इस्तेमाल किया सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल CO2 और H2O का, और इन्हें कन्वर्ट कर दिया कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स में, जिन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ऑटोट्रोप्स ने क्या किया, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, और उन्हें कन्वर्ट कर दिया कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बोहाइड्रेट्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब इनसे बहुत एनर्जी मिलती है। ऐसे न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब प्लांट्स ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करने के लिए फोटोसिंथेसिस की मदद लेते हैं। तो अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है फोटोसिंथेसिस। हमने फोटोसिंथेसिस को प्रीवियस क्लासेस में भी कई बार पढ़ा है, हमें एक बार फिर से इसे डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। तो ऑटोट्रोप्स क्या करते हैं, ऑटोट्रोप्स टेक इन CO2 एंड H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेते हैं, एंड कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट्स in presence of sunlight and chlorophyll. This process is called photosynthesis. ऑटोट्रोप्स ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लिया जो इनऑर्गेनिक है, और इन्हें कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर दिया जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल है, और इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। इस फोटोसिंथेसिस के लिए अगर हमें इक्वेशन लिखने के लिए कहा जाए तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं। सबसे पहले प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लिया, CO2 और H2O को यहां पर लिया। अब कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए मुझे 6 कार्बन की जरूरत पड़ती है, इसीलिए मैं यहां पर 6 CO2 ले लेता हूं, और H2O मुझे 12 लेने होंगे। 6 CO2 और 12 H2O, ये प्रेजेंस होनी चाहिए यहां पर सनलाइट की और क्लोरोफिल की। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिलते हैं तो ये C6H12O6 ग्लूकोज बनाते हैं, साथ में 6O2 प्लस 6H2O रिलीज करते हैं। ये जो C6H12O6 है यही ग्लूकोज है,
जो कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। फोटोसिंथेसिस की मदद से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस के साथ सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं और अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आता है, कई बार हमसे पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। तो मैं अगला टॉपिक लगाता हूं, रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है सनलाइट होनी जरूरी है। बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। दूसरा, क्लोरोफिल का होना जरूरी है। दूसरा, क्लोरोफिल का होना जरूरी है। अब क्लोरोफिल का होना क्यों जरूरी है? ये क्लोरोफिल ही है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट। तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए क्लोरोफिल की तो रिक्वायरमेंट लगेगी ही, इसीलिए क्लोरोफिल भी रिक्वायरमेंट में आ गया। थर्ड, CO2 होना जरूरी है। और फोर्थ, वाटर होना जरूरी है। ये चार चीजें हैं जिनका फोटोसिंथेसिस की होने के प्रोसेस को होने के लिए होना जरूरी है। इसके बाद अगला टॉपिक जो है वो है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि ये फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है। हमने सबसे पहले फोटोसिंथेसिस देखा क्या है, फिर हमने फोटोसिंथेसिस के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, रॉ मटेरियल देखा। उसके बाद अब हम देखने जा रहे हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है। तो फोटोसिंथेसिस आपको पता है वहां होता है जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और सेल के अंदर या लीफ के अंदर क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो मैं कह सकता हूं कि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीफ। पत्ती के, लीफ के क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्यों होती है? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल मिलता है। तो दूसरा पॉइंट में ये भी लिख सकता हूं, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्लोरोफिल में, क्लोरोप्लास्ट में होती है। इसके बाद हमने साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस देख लिया है। इसके बाद मेन एक्शंस कौन कौन से हैं या मेन स्टेप कौन कौन सी है फोटोसिंथेसिस की। इसके बाद मैं लिखता हूं मेन स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस। मेन स्टेप्स कौन कौन सी? तो पहली स्टेप क्या है? पहली स्टेप है कि क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। पहली स्टेप में क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट। अब ये सनलाइट, दूसरी स्टेप में ये जो सनलाइट एब्जॉर्ब हुई है, इस लाइट को, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाएगा। दूसरे स्टेप में कन्वर्जन ऑफ, कन्वर्जन मतलब बदलना। किसका बदलना? सनलाइट की जो लाइट एनर्जी है, सनलाइट हमने ली तो सनलाइट से हमें लाइट एनर्जी मिली है, इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, केमिकल एनर्जी में बदल दिया। सबसे पहले क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। दूसरी स्टेप में जो सनलाइट से लाइट एनर्जी मिली, उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया गया। तीसरी स्टेप में उस केमिकल एनर्जी की मदद से वाटर को स्प्लिट किया गया, वाटर को तोड़ा गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। वाटर स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब होता है टूटना। वाटर स्प्लिट इनटू
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में वाटर को तोड़ दिया गया और फिर लास्ट और फोर्थ स्टेप में CO2 इज रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट्स और फोर्थ और फाइनल स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में बदल दिया गया। ये 4 मेन स्टेप्स थी जो फोटोसिंथेसिस में होती हैं। इसके बाद हमें स्टोमेटा को पढ़ना है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टोमेटा, उसे भी हम डिटेल में देख लेते हैं कि स्टोमेटा होता क्या है। तो हम टॉपिक लगाएंगे स्टोमेटा। स्टोमेटा लीफ की सरफेस पे प्रेजेंट छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जो पेड़ की पत्तियां होती हैं उन पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं। उन पोर्स को स्टोमेटा कहा जाता है। तो मैं स्टोमेटा के लिए लिख सकता हूं टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीफ। लीफ की सरफेस पर मौजूद छोटे छोटे से पोर्स, उन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा का मैं आपको डायग्राम बना करके दिखा देता हूं। स्टोमेटा का डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है। ये जो मैंने बनाया है ये दोनों गार्ड सेल हैं, इन्हें गार्ड सेल कहा जाता है। इस गार्ड सेल के बाहर बाहर भी कुछ सेल्स होती हैं। इन सेल्स को सब्सिडियरी सेल्स कहा जाता है, हालांकि हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो दो सेल दिखे किडनी शेप की, ये गार्ड सेल है। इन गार्ड सेल के अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भरा हुआ होता है क्लोरोफिल। ये जो हमें दिख रही है ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट, वही क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, वही क्लोरोप्लास्ट। और ये जो हमें पोर दिख रहा है इसे हम कहते हैं स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर, ये स्टोमेटा का डायग्राम है। अब फंक्शंस की भी इसकी डिस्कस कर लेते हैं कि फंक्शंस स्टोमेटा के क्या क्या हैं। फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के फंक्शंस क्या क्या हैं? इसके दो ही मेनली फंक्शन होते हैं। पहला तो फंक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस को आने जाने देना। तो पहला स्टेप कह सकते हैं लीविंग एंड एंटरिंग ऑफ CO2 एंड O2 गैस। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस को लीफ में आने जाने के लिए रास्ता देने का काम स्टोमेटा करता है। और दूसरा काम होता है वाटर वेपर्स के फॉर्म में लीफ से जो बाहर निकलता है वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही निकलता है। उस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन का नाम देते हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपीरेशन की मदद से वाटर वेपर्स का लीफ से बाहर निकलना भी फंक्शन है स्टोमेटा का। इसके बाद हमें ये यहां पर हमारा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन खत्म होता है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में हमने सारी बातें की। इसके बाद हमें हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के ऊपर आना है। अगला जो टॉपिक है वो है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन मैंने आपको पहले ही बताया, एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें प्लांट्स या अदर एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी 3 तरीके का हो सकता है।
सबसे पहला है होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। दूसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और सबसे आखिरी है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करें तो होलोजोइक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड को अपने अंदर ले लेता है और फिर उसे डाइजेस्ट करता है, उसे ब्रेक डाउन करता है। ऐसे न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड इनसाइड बॉडी and then digest it। ऑर्गेनिज्म ने पहले फूड को अपने अंदर ले लिया और फिर उस खाने को डाइजेस्ट किया। ऐसे न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जाम्पल अमीबा, ह्यूमंस, इंसानों में और अमीबा में इस तरीके से न्यूट्रिशन लिया जाता है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि पैरासाइट किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर या बाहर रहता है और लिविंग स्टेट में ही उससे अपना न्यूट्रिशन लेता रहता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं पैरासाइट लिव इनसाइड और आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म and obtain nutrition। पैरासाइट ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर बाहर भी रह सकता है या अंदर भी रह सकता है और उससे अपना न्यूट्रिशन लेता रहता है। एग्जाम्पल की बात करें तो मॉस्किटो, मच्छर, मॉस्किटो ह्यूमंस की बॉडी की बाहर रहता है और ह्यूमन से अपना न्यूट्रिशन ले लेता है। ह्यूमंस का जो ब्लड होता है वो मॉस्किटो के लिए फूड का काम करता है। दूसरा हम कसकुटा लिख सकते हैं, कसकुटा। कसकुटा को हिंदी में कहते हैं अमर बेल। और कसकुटा बेल की खास बात यह है कि ये कसकुटा की बेल किसी भी प्लांट के चारों तरफ लिपट जाती है और उस प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेती रहती है। तो ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल हो जाएगा। अगला है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में डेड ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लिया जाता है। ऐसे न्यूट्रिशन को सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड और डिकेइंग मैटर, मरे हुए या सड़े हुए पदार्थ से अपने न्यूट्रिशन को लेना सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। और इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं फंगस। फंगस जो होती है वो मरे हुए ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेती है, इसीलिए वो सेप्रोफाइटिक कहलाती है। इसके बाद हमें होलोजोइक न्यूट्रिशन को डिटेल में पढ़ना है। होलोजोइक न्यूट्रिशन को हमें डिटेल में सीखने की जरूरत है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन होता क्या है। कुल मिलाकर के होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स हमें सीखनी है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स में न्यूट्रिशन लिया जाता है। सबसे पहला जो स्टेप है वो है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है फूड को बॉडी के अंदर लेना। हमने खाना खाया, मुंह में रखा और हम उसको स्टमक में लेकर के गए, ये इंजेशन है। तो इंजेशन का मतलब होता है टेक फूड इनसाइड बॉडी। बॉडी के अंदर फूड को ले जाना इंजेशन कहलाता है। दूसरा स्टेप इसमें होता है डाइजेशन का। दूसरा स्टेप डाइजेशन का होता है। डाइजेशन में जो फूड हम अंदर ले गए हैं हम उसे ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में, उसे हम डाइजेशन कहते हैं।
तो मैं यहां लिख सकता हूं ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर फूड पार्टिकल्स। लार्ज फूड पार्टिकल्स को स्मॉल फूड पार्टिकल्स में तोड़ देना डाइजेशन कहलाता है। तीसरा है एब्जॉर्प्शन। आपने खाने को डाइजेस्ट तो कर लिया है, लेकिन उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना पड़ता है ताकि वो सारे ऑर्गन्स में हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद फोर्थ पॉइंट है एसिमिलेशन। डाइजेशन के बाद फोर्थ पॉइंट है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है जो एब्जॉर्ब्ड फूड है उसको अलग अलग ऑर्गन्स में भेजना और उस न्यूट्रिशन से, उस फूड से एनर्जी बना लेने को हम एसिमिलेशन कहते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ फूड इनटू ऑर्गन्स एंड एटीपी फॉर्मेशन। हम फूड खाते ही इसलिए हैं ताकि हम एनर्जी हमें मिल सके। अब ये जो एनर्जी होती है ये एटीपी की फॉर्म में हमें मिलती है, इसीलिए हमने कहा कि फूड को अलग अलग ऑर्गन्स में भेजना और वहां से एनर्जी बनाना, और एनर्जी एटीपी की फॉर्म में बनती है। ये था एसिमिलेशन। और लास्ट पार्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, जो भी फूड हम डाइजेस्ट नहीं कर पाए हैं उस फूड को हम बॉडी से बाहर निकालना होता है ताकि वो सड़े ना हमारे अंदर। तो एक्सक्रीशन मतलब अनडाइजेस्टेड फूड को या वेस्ट फूड को, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल देना। एक्सक्रीशन मतलब एक्सक्रीट आउट वेस्ट मटेरियल। ये था होलोजोइक न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स। इसी के साथ हमारा जो न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन खत्म होता है। थैंक यू।